टॉपिक नंबर 10, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? ओके, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई या फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी का बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो वहीं पे आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिलेगा। ओके, तो ये आपका डिमांड का कर्व हो जाएगा और ये आपका सप्लाई का कर्व हो जाएगा। जहाँ पे मिलेंगे ये लोग, वो कौन सा पॉइंट होगा? ए पॉइंट, है ना, यही। तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओके, इधर आप एक्सचेंज रेट दिखा दोगे, इधर आप डिमांड एंड सप्लाई या फॉरेन एक्सचेंज दिखा दोगे, जो कि हम डॉलर मान रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे। ओके, तो जो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, उसी को हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं। तो ई पॉइंट को अगर हमें बताना है तो हम क्या बोलेंगे? ओ आर। इस ई पॉइंट को अगर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बताना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ओ आर। अगर इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट बढ़ा, ओ आर से कितना हो गया? ओ आर 2 हो गया, है ना। तो इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई, है ना, एक्सेस सप्लाई। अगर एक्सचेंज रेट कम हुआ, ओ आर से ओ आर 1 हो गया, तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा इकोनॉमी में? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ई, या जिसको मैं बोल रहा हूँ ओ आर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओ आर या ई पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई या फॉरेन एक्सचेंज दोनों इक्वल हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेज, जब एक्सचेंज रेट क्या होगा? राइज होगा, बढ़ेगा, है ना। ओ आर से ओ आर 2 जाएगा, है ना, देख रहे हैं, ओ आर से ओ आर 2 जाएगा, है ना, ओ आर से ओ आर 2 चला जाएगा। ओके, तो व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ आर टू, ओ आर टू ओ आर टू। अच्छा, बढ़ने का क्या मतलब? जैसे मैं मान लेता हूँ कि पहले $1 के बदले कितना था? 60 रुपये था। तो ओ आर 2 जाने का मतलब क्या हुआ? $1 के बदले कितना हो जाएगा? 84 रुपये हो जाएगा, है ना। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये हुआ, इट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। अभी बताओ, सप्लाई एक्सेस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमेरिका के लोग $1 खर्चा करते तो इंडिया से 60 रुपये का सामान लेकर जाते थे। अब डॉलर खर्चा करेंगे 1 ही रुपया और 84 रुपये का सामान लेकर चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, वो हमारे देश से बहुत सारा सामान खरीदने चाहेंगे, है ना। तो जब हम हमारे देश से बहुत सारा सामान खरीदने चाहेंगे तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी का क्या होगा? डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ने से एक्सेस सप्लाई आ जाती है, एक्सेस सप्लाई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, अगर एक्सचेंज रेट गिर जाता है, एक्सचेंज रेट गिर जाने का मतलब ओ आर से ओ आर 1 हो जाता है। मतलब जो पहले मान लेते हैं, हमने कितना बताया ओ आर की सिचुएशन को, $1 के बदले 60, $1 के बदले जो 60 रुपया था, अब $1 के बदले एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो $1 के बदले 50 हो जाएगा। इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड। अब हमें डॉलर सस्ता पड़ने लगेगा। पहले हमें डॉलर लेना पड़ता था तो 60 रुपया देना पड़ता था हमें, अब हम 1 ही डॉलर लेंगे, हमें 50 रुपये ही देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हम डॉलर का डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। तो एक्सचेंज रेट अगर घटता है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई सिचुएशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, हाउ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल रीस्टोर व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस डिमांड हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे रीस्टोर होगा? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे रीस्टोर होगा? ओके, मतलब क्या है इसका? कि जो डिमांड और सप्लाई यहाँ रह गया है, ऐसा क्या होगा कि वो यहाँ पे आके रुकेंगे? कौन सा पॉइंट? ई पॉइंट। हमको कौन सा पॉइंट चाहिए? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर डिमांड जैसे यहाँ रह गया, सप्लाई यहाँ रह गया, तो क्या होगा ऐसा कि ये लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे आएंगे, है ना। यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है? सप्लाई यहाँ रह गया और डिमांड यहाँ आ गया, एक्सेस डिमांड है। तो ऐसा क्या होगा कि ये लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। यही चीज़ आपको बताना है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे रिस्टोर होगा?
तो आपको यही चीज़ बताना है कि अगर एक्सेस सप्लाई है या फिर एक्सचेंज रेट इज़ एबव इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, है ना, कि ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है OR, इससे अगर एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, $1 के बदले जो 60 था अगर $1 के बदले 84 हो जाए, तो ऐसा क्या होगा कि हमें $1 के बदले 60, ऐसा क्या करना होगा कि $1 के बदले हम 60 पे आ जाएं, है ना, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे आ जाएं। यहाँ पे जैसे $1 पहले इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट 60 था, अभी एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो ऐसा क्या करना होगा कि हमें 60 पे दोबारा से पहुँच जाएँ, है ना। ओके, बहुत सिंपल है, इसको देख लीजिए आप। अब आप ही बताइए कि एक्सेस सप्लाई, प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई, है ना, अगर इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ना, जैसे एक्सेस सप्लाई मतलब डॉलर का, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो आप एक बात जानते हैं ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। जैसे $1 के बदले 84 रुपया हो गया था, तो क्या हुआ, यहाँ मैंने दिखाया ना, $1 के बदले 84 रुपया हो गया, तो उस पर एक्सेस सप्लाई हो गया। अब जान रहे हैं कि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है ना, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगा, प्रेशर, एक्सेस सप्लाई ज़्यादा होगा डॉलर का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज रेट गिरने लगेगा धीरे धीरे, कि भाई इस डॉलर का ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कम होने लगेगी, तो 80 पे आएगा, फिर हो सकता है 75 पे आ जाए, फिर $1 के बदले इतना सप्लाई होता रहेगा कि एक्सचेंज रेट फॉल होता रहेगा, डॉलर इतना सप्लाई, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होना उसकी वैल्यू कम होना है ना, तो धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, धीरे धीरे 60 पे आ जाएगा, है ना, तो हमें इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो फॉल इन द एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट गिरता रहेगा तो इट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जाहिर सी बात है, एक्सचेंज रेट कम होगा मतलब 80 से 60 होगा, तो हम डिमांड बढ़ाते जाएंगे और उनकी सप्लाई कम होती जाएगी, है ना, तो यही लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और सप्लाई कम होगा, ये तब तक होता रहेगा, इट कंटिन्यूज, ये तब तक होता रहेगा जबकि इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं हो जाता, है ना। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई जो $1 के बदले 50 हो गया है ना, एक्सेस डिमांड सिचुएशन कैसे होगा कि $1 के बदले हम 60 पे पहुंच जाएं, मतलब यहाँ कैसे हम पहुंच जाएं। ओके, इसी का ये पढ़ाया यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप किसी चीज़ की डिमांड करो, डॉलर की डिमांड ज़्यादा करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, जैसे $1 के बदले 50 पे हो गई थी, तभी आप एक्सेस डिमांड हो गया था मार्केट में ना, मतलब डॉलर सस्ता हो गया, पहले आप 60 रुपये दे रहे थे, अभी $1 के बदले क्या हो गया, 50 हो गया, तो आप एक्सेस डिमांड कर, डिमांड ज़्यादा बढ़ा दिए। अब आप डिमांड जब ज़्यादा बढ़ा दोगे तो डॉलर की जब डिमांड ज़्यादा करने लगोगे, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, $1 के बदले क्या होगा, 51 होगा, $1 के बदले 52 होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाएगी डॉलर की, क्योंकि आप डिमांड उसका बढ़ा दिए, एक्सेस कर दिए हो, बढ़ती जाएगी, क्या हो गया, एक समय ऐसा है कि $1 के बदले कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर ऑफ एक्सचेंज में लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज बढ़ता जाएगा, तो एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में जब एक्सचेंज रेट बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, $1 के बदले 60 तक पहुंच जाएगा, तो उनका सप्लाई बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि हमारे देश को खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई अब $1 के बदले ज़्यादा, है ना, वो सामान खरीद लेंगे इंडिया से, है ना, क्योंकि वो 50 पे ही पहले खरीद पा रहे थे, अब 60 रुपये का खरीद लेंगे, तो वो हमारे देश में सप्लाई बढ़ने लगेगी डॉलर की, और हमारी डिमांड, हम मतलब हम डिमांड कम करने लगेंगे, ओके, डॉलर की। एक्सेस डिमांड आपने कर लिया ना, डिमांड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना, जब बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिमांड उसका कम करने लगेंगे, वो लोग सप्लाई ज़्यादा करने लगेंगे, है ना, ये तब तक चलता रहे जबकि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, न कि एक्सचेंज रेट की वजह से। ओके, जो चेंज इन डिमांड, डिमांड चाहे डिमांड में चेंज हो चाहे सप्लाई में चेंज हो, वो अदर फैक्टर की वजह से होता है, न कि एक्सचेंज रेट की वजह से होता है। ओके, अदर फैक्टर मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टूरिज्म हो जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड किसका कर रहे हैं, डॉलर का, इट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व को क्या होना, फॉरवर्ड शिफ्ट होना, आगे की तरफ शिफ्ट होना, है ना, तो ये आपका डी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ओरिजिनल कर्व हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, ओके, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो आपको डिमांड कर्व का एक नया कॉल मिलेगा, DF1, डिमांड कर्व का नया कर्व मिलेगा DF1। तो आप देखिए एक्सचेंज रेट बढ़ेगा यहाँ पे, है ना, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा यहाँ पे, तो आप देखिए
जो डिमांड पहले यहाँ था अब डिमांड यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना, डिमांड यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ा है। ओके, तो डिमांड बढ़ेगा, इसमें आपको 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। जब फॉरेन करेंसी का आप डिमांड बढ़ाओगे तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी जब डिमांड कर्व आगे की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है किसी चीज़ का आप डिमांड ज़्यादा करोगे उसकी वैल्यू मजबूत होगी, है ना। अब जैसे मान लो $1 के बदले 60 था, अब आपको लगा है सस्ता है, आपने डिमांड बढ़ा दिया, है ना, आपने डिमांड बढ़ा दिया। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाओ तो जाहिर सी बात है फिर महंगा हो जाएगा, $1 के बदले 84 हो जाएगा, है ना। तो एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा एक्स डिमांड के बढ़ने की वजह से। फ्रॉम OR कितना हो जाएगा, OR1 हो जाएगा, OR से OR1, है ना, OR से OR1 हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपया, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर के मुकाबले में हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी क्योंकि एक्सचेंज बढ़ गया। अब जैसे $1 के बदले जो भी था 60 रुपया था, आप उसमें डिमांड जो भी कर रहे हो, है ना। ओके, तो अचानक से भाई आपको लगा कि तो सस्ता है, आपने डिमांड बढ़ा दिया, तो $1 के बदले कितना हो जाएगा फिर वो भाई, क्योंकि डॉलर का आप डिमांड अचानक बढ़ा दो तो वो तो महंगा हो ही जाएगा, है ना। तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। एक्सचेंज जब बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है अब हमें 84 देने पड़ेंगे, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी, है ना। तो 2 ही चीज़ आपको इसमें मेन जानना है। आगे की तरफ जाएगा तो एक नया एक्सचेंज रेट मिलेगा OR1, जिसको हम बोल रहे हैं E-, है ना, यहाँ पे। ओके, डिमांड करा वो यहाँ पे, क्योंकि ये सप्लाई अब जा रहा था और ये डिमांड आ रहा था, तो यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी अपने आप डेप्रिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स है, डिक्रीज इन डिमांड, है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। ओके, तो ये डिमांड कर्व आपका ओरिजिनल है, पीछे की तरफ जब आएगा, है ना, तो DF1 डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, DF1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी चीज़ की अगर आप डिमांड घटा दो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे $1 के बदले कितना था, 84 था, आपको लगा नहीं यार ये तो महंगा है, इसका डिमांड कम करो, डिमांड अब मत करो, है ना। तो एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा। जब किसी चीज़ का डिमांड नहीं करोगे, आप डॉलर की डिमांड करोगे नहीं तो सस्ता हो जाएगा अपने आप, तो एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको वही एक्सचेंज रेट फॉल्स हो जाएगा, है ना, OR से OR1 आ जाएगा। देखिए जी, आप ये डायग्राम में OR1 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में दोनों साथ में थोड़ी आएगा, अगर दोनों साथ में आ भी जाते हैं तो आप वैसे ही डिफाइन करो, OR1, है ना, हमको नाम ही तो देना है, जैसे OR से OR1 हो जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा। तो एक्सचेंज रेट अगर कम होगा, है ना, $1 के बदले जो 84 था, $1 के बदले अगर 60 हो जाए तो जाहिर सी बात है मजबूत होगा, हमें 60 ही रुपये देना पड़ेगा, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई फॉरेन करेंसी के मुकाबले, मतलब डॉलर के मुकाबले। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, वही सप्लाई है चाहे डिमांड, उसमें चेंज होगा तो अदर फैक्टर की वजह से होगा, ना कि एक्सचेंज रेट की वजह से। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है ना। और वहाँ डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, डिक्रीज इन डिमांड का जस्ट रिवर्स है। तो सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो। ओके, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो, ये आपका सप्लाई कर ओरिजिनल हो जाएगा, ये आपका डिमांड हो जाएगा, है ना। अब सप्लाई कर भी आपका नया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया सप्लाई, है ना। तो सप्लाई जब बढ़ेगा, ओके, तो आपको एक नया एक्सचेंज रेट मिलेगा। ओके, तो पहले जो था अब क्या हो जाएगा, E-। तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेन करेंसी का, डॉलर का सप्लाई अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका दाम कम हो जाएगा। किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होना, उसका दाम कम होना। $1 के बदले जो 84 था, बहुत ज़्यादा आप डॉलर सप्लाई कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक्सचेंज रेट फॉल्स हो जाएगा, फ्रॉम OR हो जाएगा, और डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट। एक्सचेंज रेट कम होगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, सप्लाई कर पीछे हो जाएगा, है ना। ये ओरिजिनल आपका सप्लाई है, डिमांड है, सप्लाई कर आगे की तरफ बढ़ गया, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम OR1, है ना। इससे डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। जो भाई एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी डॉलर के मुकाबले या फॉरेन करेंसी के मुकाबले। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड, वो मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीदा जाता है और
बेचा जाता है बायर और सेलर के बीच में। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऑनलाइन सिस्टम है, न कि फिजिकल प्लेस। ओके, फिजिकल प्लेस नहीं है कोई कि यहाँ जैसे सब्जी बिकता है वैसे ये भी बिकता है, नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है ये। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग फॉर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। जैसे आप कहीं घूमने जाओगे तो आपको वहाँ के करेंसी की ज़रूरत होगी ना, है ना? तो जब आपकी रुपया उस देश की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगा, है ना? खरीदने की क्षमता आ जाएगी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये करता है। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन मतलब जैसे दो कंट्रीज़ हैं, है ना? इंडिया है, अमेरिका है। इंडिया कोई इंसान है, वो अमेरिका से इंपोर्ट करना चाह रहा है ना? और भाई अमेरिका का वो इंसान होगा, वो इंडिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। ओके, तो मान लो इंडिया का कोई इंसान है जिसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, भाई उसको पेमेंट तो करना ही होगा, थोड़ा बहुत पैसा इतना ज़्यादा नहीं, तो क्रेडिट मार्केट तो क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवा देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कभी कभी, है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड्स क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, है ना? किसी भी देश को ज़रूरत पड़ सकता है कि भाई फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, वहाँ से सामान खरीदना है नहीं, तो ये मार्केट आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवा देता है। हेजिंग फंक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? हेजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे बायर है और सेलर है, एक इंडिया से है, ये अमेरिका से है ना? अब ये यहाँ से बाई करना चाह रहा है अमेरिका से, और ये यहाँ पे सेल करना चाह रहा है। बट क्या इंडिया का इंसान, है ना, क्या इंडिया के इंसान अमेरिका वाले के ऊपर ट्रस्ट कर लेगा कि आपको मैं पैसा भेज दूँ तो आप मेरा सामान भेज देंगे? वो ट्रस्ट कभी नहीं कर सकता। लेकिन क्या अमेरिका के इंसान भी ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर कि भाई सामान भेज दे रहे हैं, पैसा आप दे देना बाद में? ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना? तो जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम आपसे इतना गुड्स खरीदेंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक्सचेंज रेट हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम सामान खरीदेंगे तो $1 के बदले 80 रुपया देंगे या $1 के बदले 84 रुपया देंगे। ये हम डिसाइड पहले ही कर लेंगे, ये इसमें मेन पहलू है ना? अगर मान लो एक्सचेंज रेट अगर आप डिसाइड नहीं करते हो कि एक्सचेंज रेट, नहीं भाई हमने डिसाइड नहीं किया कि चलो अच्छा इस डेट पे सामान आपका खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि एक्सचेंज रेट कितना है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? मान लो बायर को लगा कि नहीं चलो अच्छा $1 के बदले 80 रुपया होगा, है ना, इतना पे हम पेमेंट कर देंगे। कल को $1 के बदले 60 हो जाए, तो ये खरीदने वाला क्या बोलेगा? अरे ये तो सस्ता हो गया, पहले मुझे 80 रुपया मैंने तय किया था, अब तो मुझे 60 ही देना पड़ेगा। तो इसमें तो लफड़ा हो सकता है, दिक्कत हो सकता है ना? ये भी नहीं मानेगा। ओके, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगा उस रिस्क से बचने के लिए, है ना? जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होंगे, बायर और सेलर, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखे रहेंगे साफ साफ कि हम जो भी सामान खरीदेंगे इस एक्सचेंज रेट पे खरीदेंगे, ताकि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट गिव्स प्रोटेक्शन टू बायर एंड सेलर अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस एक्सचेंज रेट में जो बाई कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर डेट, है ना? तो भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं फ्यूचर डेट में ये सामान इतने एक्सचेंज रेट में खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये भी होता है। ठीक है, आई थिंक आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर से आपसे मिलते हैं।